नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के मोरबी में रविवार को एक केबल ब्रिज टूटने से कम 141 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या और बढ़ने के आसार हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पुल पर करीब 500 लोग थे और पुल टूटने से करीब 400 लोग नदी में गिर गए। पंचायत राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक ब्रजेश मिर्जा ने घटनास्थल पर पहुंचने से पहले कहा था कि दुर्घटना के समय पुल पर करीब 150 लोग मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मोरबी के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी पीके डिदरेजिया ने कहा कि मोरबी के सिविल अस्पताल में 79 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया है और उनमें से 60 से अधिक की हालत गंभीर है। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्रियों ने घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की राहत राशि की भी घोषणा की गई है। गुजरात के मोरबी शहर में ढह गए 140 साल पुराने केबल पुल को खोलने से पहले म्यूनिसिपल अधिकारियों से फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था। ये बात स्थानीय नगर निकाय प्रमुख ने एनडीटीवी से कही। पुलिस के मुताबिक पुल टूटने से अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि करीब 80 गंभीर रूप से घायल हैं और करीब 200 लोग लापता हैं। पुलिस ने इस मामले में आपराधिक केस दर्ज किया है। माछू नदी पर बना ये पुल मोरबी शहर को 2 हिस्सों में बांटता है। इस बीच गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने मीडिया को बताया कि एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और एक रेंज आईजी अधिकारी के तहत जांच शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए संदीप सिंह झाला ने कहा, पुल मार्च में नवीनीकरण के लिए बंद कर दिया गया था। इसे 26 अक्टूबर को गुजरात नववर्ष मनाने के लिए खोला गया था, लेकिन स्थानीय नगर पालिका ने नवीनीकरण के लिए कोई फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था। सस्पेंशन ब्रिज को झूला पुल भी कहा जाता है क्योंकि इस तरह के पुल हवा में झूलते हुए अपने आप हिलते हैं। ये केबल तार से बने होते हैं। ये तार ऊपर से लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं। भारत में इस तरह के पुल में आपको लक्ष्मण झूला याद आ सकता है, जो काफी प्रसिद्ध है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में राजकोट के सांसद मोहन कुंडारिया के 11 रिश्तेदारों की भी मौत हो गई है। बीबीसी से बात करते हुए मोहन कुंडारिया ने कहा कि मेरे बहनोई के भाई की 4 बेटियां, 3 दामाद और 5 बच्चे हैं। 11 शव मिले हैं, 1 लापता है। वहीं हादसे के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस हमें इस दुख की घड़ी में एकजुट होकर अपने कर्तव्य पथ पर रहने की संवेदना दे रहा है। अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। राहत और बचाव कार्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मोरबी में माछू नदी पर बना केबल पुल जब गिरा उससे पहले कुछ लोगों ने चेतावनी दी थी, लेकिन पुल की मरम्मत करने वाले ओरेबा ट्रस्ट ठेकेदार के कर्मचारियों ने उन चेतावनियों की अनदेखी की। इस हादसे में अभी तक 141 लोगों की मौत हुई है। बचाव और राहत कार्य अभी जारी है। पीटीआई के मुताबिक अहमदाबाद निवासी विजय गोस्वामी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए ये एक करीबी बचाव था, क्योंकि वो रविवार दोपहर गुजरात के मोरबी में इस पुल पर गए थे, लेकिन भीड़ की वजह से जब पुल हिलने लगा तो वो लोग डर के मारे पुल से आधे रास्ते पर लौट आए। उन्होंने बताया कि मौके से निकलने से पहले मैन ऑन ड्यूटी कर्मचारियों को लोगों को पुल को हिलाने से रोकने के लिए सतर्क किया गया, लेकिन वो सिर्फ टिकट बेचने में दिलचस्पी रखते थे और हमें बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे जाने के कुछ ही घंटे बाद हमारा डर सच हो गया, क्योंकि पुल अंततः ढह गया। हालांकि सोशल मीडिया पर विजय गोस्वामी की इस कहानी को कुछ लोगों ने गलत भी बताया। उनका कहना है कि पुल को कुछ लोगों के हिलाने से गिरने की बात कहना हास्यास्पद है, क्योंकि पुल पर इतनी भीड़ पहले से भी होती रही है। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी लोग इस ब्रिज को बनाने में शामिल थे, इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की जाए। उन्होंने कहा कि ये भी पता लगाया जाए कि उद्घाटन के 5-6 दिनों के बाद पुल कैसे गिर गया और इतने लोगों को वहां किसने जाने दिया। खड़गे ने पीड़ितों को मुआवजा समेत सभी जरूरी मदद देने की मांग की। मोरबी त्रासदी के मद्देनजर पीएम मोदी ने रोड शो पेज कमेटी का सम्मेलन रद्द कर दिया है। पीएम मोदी इस समय गुजरात में 3 दिनों के लिए आए हुए हैं। समझा जाता है कि आज सोमवार को वो किसी भी समय मोरबी जा सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोरबी में घटनास्थल का दौरा कर बचाव और राहत कार्य का जायजा लिया है। गुजरात और राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी केबल पुल गिरने की घटना के मद्देनजर सोमवार को अहमदाबाद में होने वाले अपने रोड शो को रद्द करने का फैसला किया। बीजेपी गुजरात मीडिया सेल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में होने वाला पेज कमेटी स्नेह मिलन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस UU ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कर रही है। बेंच ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर याचिका को प्रमुख मामला मानने का फैसला किया और 2 वकीलों को नोडल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि अगली तारीख तक कंपाइलेशन तैयार हो जाए। कोर्ट ने कहा, ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ कई मामले हैं जो कई परेशानियों को बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में इस विवाद का समाधान किया जा सकता है अगर 2-3 मामलों को प्रमुख मामलों के रूप में लिया जाता है और कन्वीनियंस कंपाइलेशन पहले से तैयार किया जाता है। इससे सुनवाई की कार्यवाही आसान हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर रिट याचिका पूरी हो गई है। याचिका एडवोकेट पल्लवी प्रताप द्वारा दायर की गई है, इसलिए हम उन्हें और कानू अग्रवाल को नोडल काउंसिल नियुक्त करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नोडल काउंसिलों को सलाह दी कि वे अन्य बातों के अलावा भौगोलिक और धार्मिक वर्गीकरण के आधार को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य मामलों को प्रमुख मामलों के रूप में नामित करने पर विचार करें। असम और उत्तर पूर्व से संबंधित मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं को अलग अलग वर्गीकृत किया जा सकता है। मालूम हो कि CAA को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं को कोर्ट के सामने लिस्ट किया गया है। लगभग 50 याचिकाएं असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दों को उठाती हैं। इसके साथ ही बेंच ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए असम और त्रिपुरा राज्यों को भी समय दिया है। तेलंगाना सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि उसने राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। ये मामला तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही BJP ने उस मामले में CBI जांच की मांग की है, जिसमें TRS ने BJP पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। BJP के राज्य महासचिव गुज्जुला प्रमोदेंद्र रेड्डी ने इन आरोपों की CBI जांच की मांग करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था कि उनकी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की TRS के विधायकों को खरीदने की कोशिश की। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी कि यह KCR की पार्टी द्वारा BJP को बदनाम करने की साजिश थी। रिपोर्ट के अनुसार प्रेमेंद्र रेड्डी ने मांग की है कि CBI या अदालत द्वारा आदेशित विशेष जांच दल यानी SIT जैसी तटस्थ एजेंसी को मामले की जांच करनी चाहिए। गुज्जुला प्रमोदेंद्र रेड्डी की याचिका की सुनवाई के दौरान शनिवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने अगस्त में ही केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI को दी गई सभी पिछली सामान्य सहमति वापस ले ली थी। बता दें कि केंद्र सरकार पर एजेंसी के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कई राज्य सरकारों ने ऐसी आम सहमति को वापस ले लिया है। ऐसा करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल जैसे राज्य शामिल हैं। पहले महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती उद्धव सरकार ने भी CBI को दी गई आम सहमति वापस ले ली थी, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार ने उस फैसले को पलटते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सामान्य सहमति को बहाल कर दिया है। बता दें कि आम सहमति वापस लेने के बाद CBI को उस राज्य में जांच या छापेमारी करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को अनुचित आचरण का दोषी ठहराया जाएगा। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने बलात्कार के एक मामले में दोष सिद्धि बहाल करते हुए खेद व्यक्त किया और कहा यह खेदजनक है कि 2 फिंगर टेस्ट आज भी जारी है। लाइव लॉ के अनुसार बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस अदालत ने बार बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट के उपयोग को रोक दिया है तथा कथित टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके बजाय ये महिलाओं को फिर से पीड़ित और पुनः पीड़ित करता है। 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। टेस्ट एक गलत धारणा पर आधारित है कि एक सेक्सुअली एक्टिव महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि एक महिला की गवाही का संभावित मूल्य उसके यौन इतिहास पर निर्भर नहीं करता है। ये सुझाव देना पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट है कि एक महिला पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जब वो कहती है कि उसके साथ केवल इसलिए बलात्कार किया गया क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव है। बेंच ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार के सर्वाइवर का 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। बता दें 2 फिंगर टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। टेस्ट का मकसद ये पता लगाना होता है कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे कि नहीं। प्राइवेट पार्ट में अगर आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो माना जाता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव है। ब्राजील में हुए चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हार मिली है। उनको पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने हरा दिया है। लूला को 50.83%
वोट मिले, जबकि बोल्सोनारो को 49.17% वोट मिले हैं। इसके बाद अब लूला डा सिल्वा 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जीत के बाद लूला ने वादा किया कि वो विभाजित देश को एकजुट करेंगे। वामपंथी विचारों वाले लूला पहले भी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 3 साल पहले तक वो भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा काट रहे थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।